the notorious Stopwatch gang. For the former member of the famed Stopwatch gang, responsible for more than 100 robberies in the 70s and 80s. Of a bank robbery down on Cook Street, Lower Cook Street. So I was one of the first customers in the bank. Stephen Reed's botched robbery in 1999. आज की स्टोरी है दुनिया की सबसे फास्ट बैंक रॉबरी के बारे में। क्या आप कभी सोच सकते हो कि किसी बैंक को केवल 30 सेकंड के अंदर लूटा जा सकता है? क्या यह पॉसिबल है? आज बात करेंगे एक ऐसी ही बैंक रॉबरी के बारे में और दुनिया के सबसे स्मार्ट चोरों के बारे में कि कैसे उन्होंने 1 मिनट से भी कम समय में बैंक की लूट को अंजाम दिया और वहां से पल भर में गायब हो गए। ये है कनाडा के 3 जीनियस क्रिमिनल जिन्होंने चालाकी और चतुराई में FBI को भी मात दे दी। और इनका चोरी करने का ढंग इतना अलग और इतना यूनिक होता था कि पुलिस और FBI का भी सर चकरा गया। ये तीनों कनाडाई दोस्त अपनी चोरियों के कारण कुछ ही समय में पूरे कनाडा में बदनाम हो गए और ट्रियो के नाम से जानने लगे। इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के कई बैंकों में चोरियां की और $15 मिलियन से ज्यादा का केस लूटा। और इन सब चोरियों में सबसे क्रेजिएस्ट, सबसे यूनिक पार्ट था इनकी स्टॉप वॉच काउंटडाउन, इनकी टाइमिंग। दरअसल ये चोर बैंक में चोरी करते समय एक एक सेकंड का काउंटडाउन रखते थे और इसके लिए वे स्टॉप वॉचेस का इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए स्टॉप वॉच गैंग के नाम से फेमस हो गए और ये अपने काम में इतने परफेक्ट थे, इतने डेयरिंग थे। इन्होंने सिर्फ 90 सेकंड में अपनी जबरदस्त प्लानिंग और प्रिसाइज टाइमिंग के बल पर बैंक की लूट को अंजाम दिया और अपने पीछे एक भी सबूत छोड़े बिना वहां से गायब हो गए। किसी को समझ में ही नहीं आया कि यहाँ हुआ क्या था। पूरे बैंक के स्टाफ को तो बाद में पता लगता है कि बैंक में चोरी हो गई है। आखिर कैसे इन तीनों ने लाइटनिंग फास्ट रॉबरीज को अंजाम दिया, वो भी बिना किसी के पकड़ में आए? क्या इनको कभी पुलिस पकड़ पाती है? क्या होता है आखिर में इनके साथ? अगर इस अनटोल्ड स्टॉप वॉच गैंग और इनकी मोस्ट डेयरिंग बैंक रॉबरीज के बारे में जानना हो तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, जिन चोरों की आज हम बात करने वाले हैं शायद ही इससे पहले आपने इतने स्मार्ट चोरों के बारे में सुना होगा। हम बात कर रहे हैं स्टॉप वॉच गैंग और मोस्ट डेयरिंग बैंक रॉबर्स के बारे में। इन्होंने अपनी सबसे बड़ी चोरी आज तक के सबसे कम टाइम में की। सिर्फ 90 सेकंड के टाइम फ्रेम में इन्होंने एक बैंक को लूट लिया और 30 सेकंड में तो पैसे लेकर बैंक से गायब हो गए। ये हर मोमेंट पर स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए इन्हें स्टॉप वॉच गैंग भी कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है या कोई मूवी की स्टोरी लग सकती है, लेकिन ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है। इस स्टॉप वॉच गैंग में 3 कैनेडियन दोस्त शामिल थे, पैटी मिचेल, लियोन राइट और स्टीवन रीड। ये तीनों 1970 से 1980 तक अपनी फास्ट और परफेक्टली टाइम बैंक रॉबरीज के कारण पूरे नॉर्थ अमेरिका में बदनाम हो गए। इनमें पैटी मिचेल इस गैंग का लीडर था, जबकि लियोन राइट एक खतरनाक, सतर्क, हर छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखने वाला एक प्लानर और स्ट्रेटेजिस्ट था, तथा स्टीवन रीड इस ग्रुप का मसल्स और एक्स फैक्टर था। स्टीवन रीड का मेन रोल तब भी होता जब चोरी के वक्त कोई अनप्रिडिक्टेबल घटना या प्लान के बाहर की कोई चीज हो जाए तो उसको हैंडल करना। स्टीवन रीड इस गैंग का हिटमैन कहा जाता था। इस तरह यह 3 लोगों की एक टीम थी जो मिलकर किसी भी चोरी को कुछ ही मिनटों में नहीं बल्कि 1 मिनट से भी कम समय में कर लेते थे और किसी को कुछ समझ में आता तब तक वहां से गायब हो चुके होते थे। स्टीवन रीड कुल 9 भाई बहन थे और इसका बचपन मसाई ओंटारियो में बीता और यह वहीं बड़ा हुआ। जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि मसाई ओंटारियो एक छोटा ग्रामीण कस्बा है जो स्पेनिश और ऑक्स सेबल्स नदियों के किनारे पर बसा हुआ है। स्टीवन रीड के पिता बहुत हार्ड वर्किंग आदमी थे। काम से थक हारने के बाद वह रोज थोड़ी ड्रिंक किया करते थे, जैसे ओंटारियो के लोग करते हैं। वे कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का खर्चा चलाते, अपना बेस्ट देकर परिवार को संभालते थे, लेकिन मुश्किल से ही उनके पास कुछ बच पाता था। पैसों में उनकी स्थिति हमेशा टाइट ही रहती। स्टीवन की फैमिली एक तरह से गरीबी की हालत में थी। इसी वजह से रीड कम उम्र में ही गलत लाइन में पड़ गया। 13 साल की उम्र में ड्रग्स के मामलों में पड़ गया और 15 साल की उम्र में तो पहली बार ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। उम्र कम थी तो बाल सुधार गृह में भेजा गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि 17 साल की उम्र में क्रिस्टल मेथ के पास उसने अपनी पहली बैंक में चोरी की और इसके बाद रीड को 10 सालों की सजा हुई और जेल भेजा गया। लेकिन रीड किसी तरह से जेल से भागने में कामयाब रहा। जेल से भागने के बाद रीड ओटावा भाग आया और एक बेसमेंट अपार्टमेंट में छिप गया। जब एक जेल मित्र ने उसे पैटी मिचेल से मिलने का सुझाव दिया तो जेल से भागने के बाद रीड की मुलाकात पैटी मिचेल से हुई और पैटी मिचेल भी 7 सिबलिंग थे और ये वर्किंग क्लास कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था। पैटी मिचेल का बचपन प्रिंसटन स्ट्रीट के पास बीता। प्रिंसटन स्ट्रीट ओटावा की एक रफ नेबरहुड थी।
पेटी मिचेल बचपन से ही किसी न किसी छोटे मोटे क्राइम में लिप्त रहता था, जैसे चोरियां करना, ड्रग्स बेचना और लड़ाइयां करना, और इसने अपनी एक फाइटर की रेपुटेशन भी बना रखी थी। 14 साल की उम्र में पेटी मिचेल एक असोल्ट केस में जेल ले जाया गया और उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया था, क्योंकि इसकी वजह से किसी एक लड़के की डेथ हो गई थी। जब ये जेल से बाहर आया तो वापस से उसी क्राइम के रास्ते पर लग गया जिसे छोड़कर गया था। इसके बाद तीसरा पार्टनर है राइट। वह ना तो स्मोकर था और ना ही ड्रिंकर था। वह अपनी मॉम के साथ रहता था। राइट को बुक्स पढ़ने का शौक था। उसकी ज्यादातर रातें एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स और टेलीविजन देखकर बीती। राइट और मिचेल दोनों एक डिलीवरी की लोकेशन पर मिले थे, जब मिचेल एक ट्रक डिलीवरी का काम करता था तथा राइट एक वेयर हाउस में काम करता था, जहां पर मिचेल रेगुलर ट्रक लेकर आता रहता था। दोनों के बीच समय के साथ गहरी दोस्ती हो गई और इसी वेयर हाउस में इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी की शुरुआत हुई। एक दिन राइट ने देखा कि मिचेल को ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल ज्वाइन करने के कारण उसे अपनी ट्रकिंग की जॉब से निकाल दिया जाता है। मिचेल की नौकरी छूटने के कुछ महीने बाद राइट ने उसे अचानक घर पर बुलाया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या मिचेल को अभी भी सी ग्राम की VORI विस्की पसंद है। ये मिचेल को बुलाने का अजीब कारण था, लेकिन राइट थोड़ा अलग किस्म का व्यक्ति था, जो हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देता था, और उसे याद था कि मिचेल ने 100 ग्राम विस्की के प्रति अपनी पसंद का जिक्र किया था। जब मिचेल विस्की लेने गोदाम में गया तो उसने एक विशाल असुरक्षित जगह देखी, जो एक यार्ड से जुड़ी थी, जिसमें सिगरेट्स, कैंडी, कपड़े और कागज के उत्पादों से भरे सैकड़ों ट्रेलर मौजूद थे, जो आप सोच सकते हैं कि बेचे जा रहे थे। और राइट ने बताया कि मिचेल जो चाहे ले सकता था, वह बस डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से बदल देता था कि यह किसी और की गलती लगे। अगले कुछ सालों में राइट ने गोदाम से बहुत कुछ चुरा लिया और मिचेल ने सारा सामान ब्लैक मार्केट में बेचा तथा अपनी गलती छिपाने और अपनी वाइफ को धोखा देने के लिए मिचेल ने एल्यूमिनियम साइडिंग का काम ले लिया, लेकिन उसने कभी साइडिंग नहीं बेची। वह सुबह उठता, सूट और टाई पहनता और राइट द्वारा चुराई गई किसी भी चीज के लिए खरीदार ढूंढने के लिए शहर में चला जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, चोरी की घटनाएं बक्सों से लेकर पूरे ट्रेलर लोड तक पहुंच गई। ये स्टॉप वॉच गैंग अग्रेसिव और वायलेंट नहीं थी, बल्कि ये चोरियों के समय अपने काम और पोलाइटनेस बिहेवियर के कारण भी जानी जाती थी। इनका सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल फैक्टर था इनकी स्टाइल और प्रिसीजन, जिसके कारण ये इमेजिन करना मुश्किल हो जाता था कि यह बैंक रोबर्स है। ये बैंक में इस तरह से जाते हैं जैसे कि वहां के कस्टमर हो, और ऐसे पोलाइट बिहेव करते हैं कि किसी को बिल्कुल शक नहीं होता, जो उनको दूसरे क्रिमिनल से अलग बनाता था। और फिर कुछ ही समय में बैंक में अपना काम करके बिना कोई सबूत छोड़े वहां से निकल जाते थे। यह स्टॉप वॉच गैंग हमेशा ये इंश्योर करती कि बैंक के अंदर जाना व बाहर आना बस कुछ मिनटों में ही पूरा करना है। ये अपने लुक को बदलकर बैंक के अंदर जाते और अपने गले में स्टॉप वॉच लटकाए रखते। हर चोरी एक समान पैटर्न के अनुसार ही करते। इनका अप्रोच सिंपल था, बैंक के अंदर बिना कोई ड्रामा किए कूल शांत तरीके से अंदर जाते और अपने प्लान के अनुसार चोरी करके निकल जाते। ये इतने कम समय में हो जाता कि बैंक के कर्मचारियों को समझने में टाइम लग जाता कि यहाँ आखिर हुआ क्या। कर्मचारियों को बाद में पता लगता कि बैंक में चोरी हो गई है। अपनी रॉबरी पूरी करने के बाद स्टॉप वॉच गैंग के तीनों मेंबर फ्लोरिडा की सुंदर वादियों में एक साथ रियूनाइट होते। इनकी मोस्ट लुक्रेटिव चोरी सितंबर 1980 में सामने आई, जब इन्होंने सैन डियागो में बैंक ऑफ अमेरिका में अपनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ बड़ी और सक्सेसफुल चोरी की। बैंक ऑफ अमेरिका में ये इतनी बड़ी लूट थी जिसमें इन्होंने $283,000 चुराए, जिन्हें अगर कैलकुलेट करें तो आज के समय के लगभग $1 मिलियन होते हैं। यह एक डेयरिंग ऑपरेशन था जो उनकी जबरदस्त प्लानिंग और बोल्ड एग्जीक्यूशन को दर्शाता है। इस बैंक में जाने से पहले उन्होंने कई सारे काम किए, अपने लुक्स को पूरी तरह से बदल लिया। उन्होंने बड़ी बारीकी से उस जगह का एनालाइज किया, बैंक के पूरे शेड्यूल का पता लगाया कि पैसा बैंक में कब आता है, कब जाता है और किसके द्वारा लाया जाता है। बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम कितना मजबूत है और रोजाना कितने विजिटर्स यहाँ आते हैं। सभी जरूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद वे अपने स्किन कलर को भी बदल लेते हैं और सर पर लार्ज विग और नकली बियर्ड लगा लेते हैं तथा फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए क्लियर बैंडेजेस लगा लेते हैं और एक्सपेंसिव सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। और फाइनली सितंबर 23, 1918 की सुबह वह बैंक के अंदर जाने और अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इसके बाद रीड और राइट बैंक के अंदर जाते हैं और सेपरेटली अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, जबकि मिचेल बैंक के बाहर कार के अंदर बैठकर मनी ट्रक का इंतजार कर रहा होता है। और कुछ समय बाद लाल कलर का मनी ट्रक बैंक के सामने आकर रुकता है और उसमें से एक हट्टा कट्टा 6 फुट 2 इंच 9 सालों से काम कर रहा गार्ड 2 पैसों से भरे एक बैग लेकर बैंक के अंदर जाता है। यह गार्ड जब बैंक के अंदर अपनी पोजीशन लेकर बैठे रीड के नजदीक पहुंच जाता है, उसी समय गैंग का मिशन ऑफिशियल रूप से चालू हो जाता है।
इसके बाद रीड अपने पॉकेट से गन निकालता है और गार्ड के ऊपर तान देता है और अपना यूजुअल डायलॉग बोलता है, यह एक चोरी है, हीरो बनने की कोशिश मत करना नहीं तो मारे जाओगे। इसके तुरंत बाद राइट आता है और गार्ड की गन को निकालकर अपने पास ले लेता है और सभी लोगों को कहता है कि सब लोग जमीन पर लेट जाओ बिना कोई आवाज करे। इसके बाद दोनों ने पैसों के बड़े बैग को उठाया और वहां से निकल गए और कुछ ही मिनटों में वहां की रडार से गायब हो गए। शाम तक तो यह खबर पूरे कनाडा की हेडलाइन बन गई और अब तक की कनाडा की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी बन गई, जो कि कुछ मिनटों में ही की गई। इन चोरियों के कारण इनकी रेपुटेशन तेजी से बढ़ने लगी, सिर्फ कनाडा में नहीं बल्कि अमेरिका में भी। ये क्रिमिनल वर्ल्ड के लेजेंड के तौर पर जानने लगे, क्योंकि पुलिस से डेयरिंग तरीके से बचकर निकल जाने के कारण ये बैंक में आते, चोरी करते और घोस्ट की तरह गायब हो जाते किसी के पकड़ने से पहले ही। ये चोरी एक परफेक्ट प्लानिंग, ऑडासिटी और क्लासिक एग्जीक्यूशन का ब्लेंड थी। इस चोरी के बाद स्टॉपवॉच गैंग की एक और ऐसी चोरी जिसने सब कुछ बदल दिया, अब तक की सबसे बड़ी सोने की चोरी। ये चोरी उनकी कनिंग और ऑडासिटी का टेस्टमेंट था और इस चोरी की वजह से ही इनके ऊपर कई फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स लिखी गई। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे डेयरिंग चोरी के बारे में। स्टॉपवॉच गैंग के द्वारा 1974 में ओटावा एयरपोर्ट से की गई सोने की चोरी। ये ऑपरेशन डिफाइनिंग मोमेंट बन गया इस गैंग के लिए, जो इनके क्रिमिनल करियर को पीक पर ले गया। ओटावा का अपलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर काफी संख्या में ट्रेवलर्स आते जाते थे और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक गेटवे था वैल्यूएबल कार्गो शिप्स का। ऐसी कार्गो शिप्स जिसमें गोल्ड इंक्लूड रहता था, गोल्ड को लाया और ले जाया जाता था। यह एयरपोर्ट काफी पहले से ही हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम और एडवांस सर्विलांस सिस्टम का एरा था, जिसकी वजह से ये स्टॉपवॉच गैंग के लिए एक आइडियल टारगेट बना। यह एयरपोर्ट रेगुलर गोल्ड के शिपमेंट को हैंडल करता था, यहाँ सोने का ट्रांसपोर्टेशन आम बात थी। और जब स्टॉपवॉच गैंग ये देखती है तो उनको यह बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी। तो फिर पैटी मिचेल, लियोलन राइट और स्टीवन रीड इसके लिए बहुत सावधानी से चोरी की प्लानिंग बनाते हैं। एयरपोर्ट पर चोरी की इस प्लानिंग में तीनों का अपना एक स्पेसिफिक रोल था। ये ऑपरेशन केवल सोने को पा लेने का नहीं, बल्कि इस ऑपरेशन को, इस चोरी को मिनिमम रिस्क और प्रिसीजन के साथ करना भी उनका गोल था। तो चोरी वाले दिन 14 अप्रैल 1974 को स्टॉपवॉच गैंग के तीनों मेंबर अपनी चोरी की प्लानिंग के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। उन्होंने पहले से ही अपना काम फिक्स्ड कर रखा था और वे पूरा होमवर्क करके आए थे, यानी पूरे एयरपोर्ट का सिक्योरिटी सिस्टम, वहां के सारे रूटीन और वर्क को अच्छे से पढ़ और समझ लिया था। पूरा काम समझ लेने के बाद उन्होंने वहां के सिक्योरिटी के सबसे कमजोर और वीक पॉइंट्स का पता लगाया। प्लानिंग के अनुसार तीनों वहां के एयरपोर्ट स्टाफ की यूनिफॉर्म पहनकर कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गए, ताकि वहां के स्टाफ से घुल मिल जाए और सभी प्रकार के सस्पेंशन को अवॉइड करते हुए वे एयरपोर्ट के कार्गो एरिया तक पहुंच जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। कार्गो एरिया तक पहुंचने के बाद 14 अप्रैल 1974 को आधी रात से कुछ मिनट पहले ओटावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पेशल कार्गो के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गोदाम में फोन की घंटी बजती है और वहां ड्यूटी पर तैनात 24 वर्षीय गार्ड डेविड वरहम के लिए यह एक घटनाहीन शिफ्ट थी, जिसे गोदाम के अंदर एक बंद पिंजरी में रखे हुए 5 बक्सों की निगरानी के लिए बुलाया गया था। लाल मोम से सील बंद ये बक्से पश्चिमी ओंटारियो में रेड लेक गोल्ड माइन से रॉयल कैनेडियन मिंट की ओर जा रहे थे। उनमें से 4 बक्सों में सोने की एक सलाखें थी, जो लगभग रोटी के आकार की थी, और 5वें बक्से में 2 छोटी सलाखें थी, जो स्मेल्टर से निकाले गए अवशेषों से बनी थी। उनका कुल वजन 5100 ओंस था। जब वरहम ने, यानी उस गार्ड ने फोन उठाया, तो दूसरी साइड से एक गुस्से से भरी आवाज आती है कि क्या मेरा आदमी अभी तक वहां पहुंच गया है। फोन करने वाले ने वरहम को बताया कि उसने एक कर्मचारी को फ्रंट शेड में कुछ जरूरी डी आइसिंग फ्लूइड लाने के लिए भेजा है, इसके बिना उड़ानों में देरी होगी। वरहम ने कहा कि उसने किसी को नहीं देखा। इसके बाद दूसरी तरफ की व्यक्ति ने अपशब्दों की झड़ी लगा दी। तभी दरवाजा खटखटाया गया और वरहम ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, जो एयर कनाडा की नीली कोट पहने हुए था। उसके बाल सुनहरे थे और गाल पर निशान थे। वरहम ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारा बॉस तुम्हें ढूंढ रहा है और वह बहुत नाराज है। वह स्टीवन रीड था। तब स्टीवन रीड फोन के पास गया और घबराए होने का नाटक करते हुए फोन उठा लिया और बोला कि मुझे खेद है, मैं फंस गया था, और उसने फोन रख दिया तथा वरहम की ओर मुड़ा। इसके बाद स्टीवन रीड अपनी कमर से रिवॉल्वर निकालता है, उस गार्ड से कहता है, ये एक चोरी है, अगर तुमने मेरी हर बताई बात नहीं मानी तो तुम्हें मारना पड़ेगा। रीड ने गार्ड की हथकड़ी से ही उसे पिंजरे के बाहर हथकड़ी लगा दी और उससे पूछा कि पिंजरे का ताला किस चाबी से खुलता है। वरहम ने उत्तर दिया कि उसके पास कोई चाबी नहीं है, वह मुख्य टर्मिनल में है। रीड ने गाली दी और उसके बाद एक खाली कार्डबोर्ड बॉक्स पकड़ा और उसे वरहम के सिर पर रख दिया। फिर वह कमरे से होते हुए बगल की कार्यशाला में चला गया।
और कुछ औजार लेकर वापस आया। हेक्सा और भारी रिंच के साथ बारी बारी से रीड ने तब तक लोग पर वार किया और आरी चलाई जब तक कि वह गिरने गया। इसके बाद उसने बक्सों को निकाला और गाड़ी में रखा और उन्हें लोडिंग डॉक पर ले गया, जहां लियोनन राइट उन्हें कार में लोड करने में मदद करने के लिए इंतजार कर रहा था। और इस पूरे काम में लगभग 20 मिनट लगे तथा वराम वहां ही बैठा रहा, अपने सिर पर एक बॉक्स के साथ पिंजरे में बंद 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक, जब तक कि वहां पर सफाई करने वाले लोग नहीं आ गए। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी करनी शुरू कर दी, लेकिन तब तक ये लोग काफी दूर जा चुके थे। सुबह तक चोरी की खबर नेशनल हेडलाइन बन गई। ओटावा सिटीजन न्यूज़पेपर ने तो रिपोर्ट किया कि एयरपोर्ट के लुटेरे $165,000 का सोना लेकर भाग गए। इसमें शिपमेंट के बेमान मूल्य का इस्तेमाल किया, इसकी वास्तविक कीमत का नहीं, जो 1974 के डॉलर में $750,000 से ज्यादा निकली। यह कनाडा के इतिहास में सोने की सबसे बड़ी चोरी थी। ओटावा एयरपोर्ट की यह चोरी चोरियों के इतिहास में एक मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बन गया क्राइम की हिस्ट्री का। यह एक डेयरिंग ऑपरेशन था जो उनकी यूनिक अप्रोच, जबरदस्त प्लानिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन को दर्शाता है। ये चोरी करने के बाद सोना लेकर स्टॉपवॉच गैंग के तीनों मेंबर बहुत ही कम समय में वहां से गायब हो गए, बिना कोई सबूत छोड़े और पुलिस की ट्रेस में आए। ये क्लीन गेटवे था जिसमें ना कोई वॉयलेंस था और ना ही कोई अननेसेसरी ड्रामा था, बस एक चुपचाप गायब हो जाना था, जो बाद में लॉ इन्फोर्समेंट वालों को भी कंफ्यूजन में डाल देता है कि यहाँ पर हुआ क्या। इस गैंग का इस तरह से बिना ट्रेस में आए चोरी करके गायब हो जाने की एबिलिटी लेजेंडरी थी। इस गैंग के पास सुरक्षित जगहों का एक नेटवर्क था जिसमें ये अपना चोरी का सामान रखा करते थे। ये चोरी की न्यूज बहुत तेजी से हेडलाइन बनकर पूरे कनाडा में फैल गई और इसके बाद इस गैंग को मास्टर क्रिमिनल की रेपुटेशन दे दी। लेकिन इस ग्रुप की हाई प्रोफाइल चोरियों और बैंक रॉबरीज ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ध्यान अपनी ओर करा दिया, स्पेशली FBI का। अक्टूबर 1918 तक तो ये चोरी का मामला बहुत गर्म मुद्दा बन चुका था और अब FBI जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर इस केस को क्लोज करना चाहती थी। FBI के इस केस में आने के बाद शायद अब इस गैंग, इस ट्रियो का अंत नजदीक था। देखते हैं आगे क्या होता है। सैन डिएगो में बैंक ऑफ अमेरिका की ब्रांच में चोरी करने के बाद अब स्टॉपवॉच गैंग को आराम करने तथा छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। तो इसके लिए वे सेडोना एरिजोना की शांत और सुंदर आकर्षक लाल चट्टान वाली घाटी में शरण लेते हैं। ये उनको सबसे सही ठिकाना लगा। शोर शराबे वाले शहर से दूर यह शांत इलाका था। लियोनन राइट और स्टीव रीड ने चारों ओर जंगलों से घिरे ओक क्रीक घाटी में अपना एक ठिकाना स्थापित किया। यह घने जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों वाला इलाका था जो चोरों और भगोड़ों को पर्याप्त सुरक्षा देता था। जबकि गैंग का लीडर पेटी मिचेल वहां से सिर्फ 3 मील दूर नॉर्थ में एक सेफ डिस्टेंस पर किराए के घर में रहने लगा, ताकि अपनी टीम के साथ आसानी से कोऑर्डिनेट कर सके और पुलिस की चाल का पता लगा सके। लेकिन FBI के लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन से ये इतने सुरक्षित रहकर भी बच नहीं पाए। FBI ने पता लगा लिया इनके ठिकाने का और अक्टूबर 31, 1918 हेलोवीन नाइट को FBI एजेंट्स गैंग के इस सुरक्षित स्थान पर सलाइट रॉक स्टेट पार्क तक पहुंच जाती है, क्योंकि FBI ने पहले ही उतनी जरूरी जानकारी इकट्ठी कर ली थी जिससे इनकी लोकेशन का पता लग गया। इसके बाद FBI ने बिना समय गवाए धावा बोल दिया और उनको उनके सुरक्षित स्थान से अरेस्ट कर लिया। अचानक से सिडोना की खूबसूरत शांत घाटी FBI के आ जाने से शोर शराबे तथा लड़ाई के मैदान में बदल गई। राइट और रीड को पुलिस पकड़कर लाती है और कस्टडी में रखती है, जबकि पेटी मिचेल, जो इनसे 3 मील की दूरी पर किराए के घर में रह रहा था, वह FBI की इस इनिशियल एक्शन से बचकर भाग निकलने में कामयाब रहा। लेकिन उसकी फ्रीडम ज्यादा नहीं चली। FBI लगातार उसका पीछा करती रही और लगभग 2 साल के बाद पेटी मिचेल को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके अरेस्ट ने यह साबित कर दिया कि अब स्टॉपवॉच गैंग का अंत हो गया है। तीनों को अरेस्ट करने के बाद ड्रग तस्करी से लेकर सभी चोरियों के लिए पेटी मिचेल और लियोनन राइट को 17 साल की सजा हुई, जबकि पेटी को चोरी का सोना अपने पास रखने के लिए अतिरिक्त 3 साल की सजा हुई। मिचेल और राइट को कोकीन व ड्रग्स तस्करी के लिए भी सजा हुई, लेकिन रीड कोकीन की तस्करी में शामिल नहीं था। वह सोने की लूट के कुछ समय बाद ही ओटावा से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मियामी और फिर एरिजोना चला गया था। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वह वापस से कनाडा के किंगस्टन ओंटारियो में लौट आया, जहां उसने फिर से हीरोइन और मैथ का सेवन करना शुरू कर दिया था और सोने की चोरी में अपनी भूमिका के बारे में बहुत ही लापरवाही से लोगों को बताने लगा और किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद रीड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अपनी मूल सजा के अलावा इल्लीगल हथियारों की डकैती के लिए 10 सालों की सजा मिली। अरेस्ट करने के बाद तीनों को ओटावा के क्षेत्रीय हिरासत केंद्र ओटावा कार्लटन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। वहां पर इन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। लेकिन इसके बाद मिचेल और रीड को कनाडा की सबसे सुरक्षित जेल मिल हेवन इंस्टीट्यूट में भेजा गया,
मिल हेवन जेल विशेष रूप से सबसे हिंसक और खतरनाक जगह थी। इन्होंने वहां से भागने का निरंतर प्रयास किया और रीड व मिशेल कई असफल साजिशों में शामिल हो गए। वे एक ऐसे समूह का हिस्सा बन गए थे जो जेल की बड़ी दीवार को पार करने की योजना बना रहे थे। वहां पर एक गार्ड टावर था जहां से लगातार नजर रखी जाती थी और क्यूबेक के एक बदमाश को गोली मार दी जाती है जब उसने दीवार कूदने की कोशिश की। तो अब रीड और मिशेल ने अन्य कैदियों के साथ मिलकर जेल से भागने का अलग प्लान बनाया। उन्होंने यार्ड में एक पुरानी झोपड़ी में सेंध लगाई और वहां से बगीचे से चोरी किए गए कुदाल व फावड़ों का उपयोग करके सुरंग खोदना शुरू किया। यह काम काफी धीमी गति से चल रहा था क्योंकि उन्हें अपनी जैकेट के नीचे छिपे बैग में मिट्टी को बाहर लाकर यार्ड के चारों तरफ फैलाना था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा ना था। सुरंग बाढ़ से यानी दीवार से 1 दर्जन गज की दूरी पर थी। तभी ओंटारियो में मौसम में बदलाव हुआ और भयंकर गर्मी की हवाएं चली। यह हवा इतनी तेज थी जिससे यार्ड के टेनिस कोर्ट की काली छत उखड़ गई, जिससे पूरी सुरंग दिखाई देने लग जाती है जिसे वह महीनों से खोद रहे थे। उनकी मेहनत बेकार हो गई, सबको पता लग गया और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब रीड ने फैसला किया कि उनके लिए बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अच्छा व्यवहार है। अगर वह अच्छा कैदी बन गया तो उसे कम सुरक्षित जेल में भेज दिया जाएगा जहां से भागना आसान होगा। रीड ने हेयर स्टाइलिंग कोर्स करने का फैसला किया, ये सोचकर कि अगर वह जेल के बाद संभावित करियर में रुचि दिखाता है तो जेल वार्डन उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है। ये योजना वास्तव में काम कर गई और 1978 की सर्दियों में रीड को हेयर स्टाइलिंग की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए एक मध्यम सुरक्षा जेल जायसवेले में भेजा गया। और 15 अगस्त 1979 को रीड को वार्डन ने एक गार्ड के साथ किंगस्टन शहर के एक हेयर सैलून में एक दिन की यात्रा के लिए अनुमति दी। सैलून में सुबह बिताने के बाद दोनों कुछ खाने के लिए एक चीनी रेस्टोरेंट में जाते हैं। रीड ने वहां के बाथरूम का इस्तेमाल किया और मौका देखकर बाथरूम की खिड़की तोड़कर वहां से भाग गया। इसके बाद वह शहर के पार 5 ब्लॉक की दूरी पर हॉलीडे इन होटल में गया जहां उसने पहले से अपने गेटवे ड्राइवर से मिलने का इंतजाम किया था। इस बार वह भागने में कामयाब रहा। इसके बाद रीड वापस ओटावा आता है और एक सस्ती पुरानी .32 बैरल पिस्टल खरीदता है और मिशेल को छुड़ाने के लिए पैसे जुटाने हेतु बैंकों को लूटने का काम करने लगता है। जायज सवाले में आकर मिशेल को चिंता होने लगती है कि रीड अब कभी उसके पास नहीं आएगा। लेकिन 15 नवंबर 1979 को रीड के चीनी रेस्टोरेंट की खिड़की से भागने के लगभग 3 महीने बाद मिशेल का भाई एक संदेश लेकर आया कि आज का दिन है मिशेल को छुड़ाने का। उस रात डिनर के बाद मिशेल यार्ड के चारों ओर 5 मील की दौड़ के लिए गया जैसा कि वह अक्सर करता था। अपने सेल में वापस आया और एक गिलास पानी पिया जिसमें तंबाकू की एक मोटी पुड़िया भिगोई थी। वह जानता था कि तीखे स्वाद वाली चाय से एक तरह का झूठा हार्ट अटैक होने की संभावना है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कितना पीना चाहिए और उससे इसे कितनी बीमारी होगी। रीड के भागने से कुछ महीने पहले उसने और मिशेल ने एक बीमार कैदी को जेल के बाहर एक स्थानीय अस्पताल में एक अकेले गार्ड की मदद से ले जाते हुए देखा था और उन्हें एहसास हुआ कि यह व्यवस्था की एक कमजोर कड़ी है। और रीड ने मिशेल से कहा था कि अगर वह सफलतापूर्वक भाग जाता है तो मिशेल को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस में खुद को रखने की योजना बनाता है। इसके बाद मिशेल कई हफ्तों से नाटक की तैयारी कर रहा था, सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था और कई बार जेल की नर्स से मिलने गया था। अब निकोटिन वाली पानी का पूरा गिलास खत्म करने के बाद वह जेल के कॉमन एरिया में जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। और जैसे ही एम्बुलेंस मिशेल को लेकर अस्पताल के पास पहुंचती है तो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एक साइन बोर्ड देखा जिसमें लिखा था कि मेन गेट के मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कृपया साइड गेट से आए। ये रीड की प्लानिंग का हिस्सा था। इसके बाद स्टीवन और उसके कुछ लोगों ने बीच रास्ते में किसी तरह से एम्बुलेंस रुकवाई और एम्बुलेंस में मौजूद दोनों गार्ड पर अपनी बंदूकें तान दी और मिशेल को अपने कंधे पर लादकर वैन में ले गए। मिशेल को आजाद करा लिया, लेकिन उनकी यह प्लानिंग ज्यादा नहीं चली। FBI ने वापस से सबको पकड़ लिया। अब इस कहानी को ज्यादा लंबा न करते हुए जरूरी घटनाओं पर ही ध्यान देंगे। 2006 की शुरुआत में मिशेल ने अपनी पसलियों के नीचे एक गांठ देखी। जब ये गांठ बड़ी हो गई तो मिशेल को कैंसर का पता चला और फिर उसे उत्तरी कैरोलिना के बटनर में संघीय सुधार संस्थान भेज दिया गया जहां बीमार कैदियों को रखा जाता था। लेकिन 14 फरवरी 2007 को 64 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण उसकी डेथ हो गई। उसकी मौत के साथ ही स्टॉपवॉच गैंग के एरा का भी अंत हो गया। लेकिन इस स्टॉपवॉच गैंग की लेगेसी बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज तथा मूवीज के जरिए जिंदा रहेगी। इनकी इमेजिनेशन को कैप्चर किया जाएगा जिसमें टाइमिंग, प्रिसीजन और प्लानिंग ये सब कुछ था। मिशेल का गुजर जाना एक पॉइंट मोमेंट था जो सबको ये याद दिलाएगा दुनिया के मोस्ट लेजेंडरी क्रिमिनल का अंत हुआ। मिशेल के गुजर जाने के कई सालों बाद जनवरी 2014 में रीड और राइट को विलियम हेड इंस्टीट्यूशन से रिलीज कर दिया गया और इसके बाद वे अपनी बाकी की जिंदगी अपनी फैमिली के साथ बिताने लगे।